चलो गाइस, सो लेट्स रेज्यूम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, है ना। थोड़ा सा प्लीज बंद कर दो यार। ओके, सो लेट्स रिकॉल उस दिन हमने क्या क्या किया था। पहली बात तो वी अंडरस्टूड चार्ज, राइट। उसके बाद करंट, यहाँ पे हमने फॉर्मूला सीखा था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी और Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये उस दिन कर लिया था अपन ने। एंड देन हमने तीसरा समझ लिया था पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम बोलते हैं V, दैट इज़ इक्वल टू W ओवर Q, और W इज़ इक्वल टू V इंटू Q। तो ये फॉर्मूलाज अपने पास होने चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। तो ये भी समझ लिया था कि करंट को फ्लो करने के लिए अगर मान लो किसी वायर में हमको करंट फ्लो कराना है I, तो इन दोनों एंड्स के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर करंट जो है A टू B फ्लो कर रही है, करंट इज़ A टू B, दैट मीन्स A ऑन शुड बी ऑन हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगी। जैसे कि मैंने आपको एक एनालॉजी बताई थी कि अगर एक बॉल यहाँ पे रखी है तो ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, लेट्स से A, ये पॉइंट B है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, नीचे है, तो बॉल कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। वैसे ही यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, राइट। तो ये अब दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि करंट को फ्लो कराने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी यूनिट V की यूनिट बताइए देखो, SI यूनिट वोल्ट्स की। SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं जूल, वर्क डन की होती है जूल, और Q की होती है कूलम, जूल पर कूलम, ठीक। तो अब नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ इन डेफिनेशन। अभी देखो ये सब डेफिनेशंस पढ़ रहे हो आप, अभी सबको कनेक्ट करना बाकी है। अभी सिर्फ आप स्टोरी में कौन कौन से लोग हैं, कैरेक्टर हैं, वो समझ रहे हो। स्क्रिप्ट बिल्ड होना बाकी है, मेन चीज़ आना बाकी है। तो अभी एक पार्ट बचा हुआ है, 1 2 3 4 नंबर इज रेजिस्टेंस। लेट्स पुट अ हेडिंग, रेजिस्टेंस। What is resistance? Whenever there is a current flowing in a wire, करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि इन अ वायर अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आपने क्या किया होगा, इस पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे डाल दिया होगा, इस पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पे डाल दिया होगा, तो आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उसमें करंट फ्लो कर रही है। द फैक्ट इज़ कि स्टोरी इज़ नॉट हॉन्की डोरी, मतलब कि ये नहीं कि आराम से फ्लो करते हुए निकल जाएंगे। देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड। हु ऑफर्स दिस रेजिस्टेंस? देयर आर एटम्स, अदर impurities, other particles which are present in this conductor. They will collide with the electron, they might stop the electron, so electron might have to start again. So obviously you can visualize this as a कि electron has a भीड़ भाड़ वाला इलाका, and electron has to manage its way through the conductor, क्योंकि अल्टीमेटली उसको इस डायरेक्शन में फ्लो करना है, रिवर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमेशा हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल से जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली करंट हम क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इससे अच्छा है कन्फ्यूजन आप
क्रिएट ही मत करो, आप बोलो कि कोई पॉजिटिव चार्ज या क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यू जब फ्लो करेगा सो इट विल कोलाइड विद फेलो पार्टिकल्स, फेलो एटम्स, आयंस, और इट विल गेट सम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड to the flow of charges. This is called resistance. Opposition offered to the flow of charges, this is called resistance. We denote this with symbol, इसका क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कैपिटल आर। सिंबल वी यूज़ कैपिटल आर। देखो चार्ज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टिपिकली, इधर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों चलता है, ठीक है। करंट के लिए भी हम स्मॉल आई या कैपिटल आई दोनों यूज़ करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी यूज़ ओनली कैपिटल वी, क्योंकि स्मॉल वी कई बार वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, वी इसलिए इसको रिजर्व किया होता है। रेजिस्टेंस के लिए टिपिकली वी यूज़ कैपिटल आर, बट कहीं कहीं पे स्पेशली जब आप बैटरी के छोटे रेजिस्टेंस की बात करते हो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे स्मॉल आर का भी आपको वो मिलेगा। तो ये आपको ये शक्लें पहचाननी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स जो होंगे, हो सकता है कि जब आप प्रॉब्लम लिख के आए उसमें सिर्फ ये सिंबल ही लिखे हो, तो इन सिंबल से आपको भी दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे मास को हम अपन एम लिख लेते, राइट, तो वैसे, ठीक है। इसका सिंबल आर है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट इसका है ओम। ओम शांति ओम वाला ओम नहीं है, देयर इज एच, ओके। इसका सिंबल है, यूनिट का सिंबल होता है, सिंबल ऐसा है, दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम ग्रीक अल्फ़ाबेट। मैंने बोला था ना 12th पास करते करते आप ग्रीक सीख जाओगे, ABCD उसकी पूरी, तो दिस इज वन, ठीक है, ओम। अब ये ओम कैसे आया, क्यों आया, कौन ही था, ये साइंटिस्ट था, इसका एक लॉ था यहाँ पे, इसकी वजह से इसको इतना रिस्पेक्ट दिया गया है। रेजिस्टेंस की यूनिट को हमने ओम बोला गया, ठीक है ना। अगेन रेजिस्टेंस, आप खुद सोचो, एक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करना चाहिए, उस कंडक्टर पे डिपेंड करना चाहिए, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन ऐसे सिर्फ बोलेंगे कि हाँ ये इस कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तो बात मज़ा नहीं आएगा। वी हैव टू क्लियरली डिमार्केट और क्लियरली स्पेसिफाई कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर डिपेंड्स, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि करंट फ्लो कराने के लिए हमें नॉर्मली अच्छे कंडक्टर चाहिए होते हैं। सो वी नीड टू फिगर आउट ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आपका एग्जाम पर, बोथ CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस समझ गया क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द वायर और बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। लेट्स पुट द हेडिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर ऐसा है, एक वायर थोड़ा लेंदी है, दूसरा वायर थोड़ा सा थिक वायर है, राइट। When charges are flowing through this, इसको इमेजिन करो कि चार्ज जो है एक गाड़ी है और ये जो कंडक्टर है एक हाईवे है, ठीक है, एक रोड है। तो अगर आपको मान लो यहाँ चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो करना है टू कंप्लीट द सर्किट, यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाना इजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ जाना,
क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है, अगर यहाँ से कोकने चौक जाना वर्सेस यहाँ से पिंपली गुरव जाना ज़्यादा मुश्किल है, राइट। तो जितना लंबा रास्ता उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, सिग्नल्स मिल सकते हैं उतने ज़्यादा, उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ड्राइव्स द रेजिस्टेंस। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना लेंथ ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, ये एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया। तो एक रिलेशन हमने ये डिपेंड कर दिया, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, अब जरा इन दोनों वायर को कंपेयर करो। आपको यहाँ से यहाँ आना है, एक बार आपको एकदम बढ़िया नासिक फटा वाली रोड बढ़िया चौड़ी सी 6 लेन 8 लेन मिली, और एक बार आप ऐसे कहीं गली में फंस गए। कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब जितना एरिया आपका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देयर इज मोर स्पेस टू फ्लो, सो यू विल गेट लेस रेजिस्टेंस। तो एक्सपेरिमेंटली मैं सबको समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार, लेकिन एक्चुअली वॉट एवर दीज फाइंडिंग्स आई एम राइटिंग, दिस आर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। We observed that resistance is inversely proportional to area of cross section. On these two factors it depends. तो हमने इनको कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, तो कंबाइन करके क्या आया? R is proportional to L ऊपर और A नीचे। कंबाइन कर दिया ना, L ऊपर और नीचे, A नीचे। तो L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, A से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और फिजिक्स में आप चीज़ समझ लो, जब भी कभी आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिखाई देगा तो उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वेन एवर वी वॉन्ट टू कन्वर्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन टू इक्वालिटी साइन, वी नीड ए कॉन्स्टेंट। सो देयर बी ए कॉन्स्टेंट विच विल कम इन टू पिक्चर, जिसको हम कुछ स्पेशल नाम देंगे। इसको हम लिखते हैं रो से। ये पी नहीं है, बिल्कुल भी पी नहीं है, ये एक अगेन ग्रीक सिंबल है रो। हाँ, रो, ठीक है। ये हम कॉन्स्टेंट लेके आ गए, और L/A। अब इस कांस्टेंट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। इंजीनियरिंग में सारे ग्रीक्स में हिस्सा लिया गया अपना। वहाँ पे एक्चुअली कैसा ना कि बाकी सब जो ABCD एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वोल्ट के लिए V यूज़ कर लिया, रेजिस्टेंस के लिए R यूज़ कर लिया, तो वी आर नॉट लेफ्ट विद। तो फिजिक्स का लिटरेचर वैसे डेवलप हुआ जस्ट टू अवॉइड एनी क्लैशेस। मैक्सिमम अभी रो, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, रो में भी क्लैश है। रो डेंसिटी के लिए भी यूज़ होता है, तो उस पर भी वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेशन यूसेज है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L/A आ गया। अब रो क्या चीज़ है यार? यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि हमने ये देख लिया कि ये वायर लंबा है, लेंदी है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दिस वायर इज़ थिक, रेजिस्टेंस कम है। लेकिन वायर का अपना भी तो मटेरियल है ना, कुछ कॉपर का वायर है कि सिल्वर का वायर है कि वो प्लास्टिक है, रबर है। मेन तो रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करेगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप खाली बहुत लंबा रबर का वायर लिया है और रबर तो इंसुलेटर है, तो आप या पे बहुत थिक रबर का वायर लिया है तो कि आप इसमें फ्लो करेगा करंट, ऐसा तो नहीं होगा। देयर विल बी सम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो विच विल इफेक्ट द रेजिस्टेंस। सो ये जो रो है ना, ये वही चीज़ है। रो इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और इसको हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी। तो लिखेंगे वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। माइंड, इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस। अब अगले 15-20 मिनट आपको सिर्फ ये डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ दे आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर डिफरेंट, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। बट जरा पहले इसकी थोड़ा बहुत बेसिक्स पता कर लें। हमने रिलेशन लिखा R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। रो, अगर हम रो यहाँ से लिखें तो क्या होगा? R
A/L, राइट। तो अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें तो क्या होगा, यूनिट की पर्सपेक्टिव से R की यूनिट लिखोगे आप ओम, राइट गाइस। A की यूनिट लिखोगे आप मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। L की यूनिट होगी सिर्फ मीटर। सो एक मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ओम मीटर किसकी यूनिट है। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग में हमने दो चीज़ें लिखी थी अभी तक, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 2 क्या था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस मतलब ये वाला एरिया। अभी एरिया तो लैटरल एरिया भी हो सकता है ना, हमको करंट किससे पास हो रही है, इस अभी रोड में ट्रैफिक होता है तो यहाँ से यहाँ जाने वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो ऐसे निकल जाता है। मेन तो ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक। अब में थर्ड फैक्टर हम ऐड करेंगे। अगर आप नोट साथ में लिख रहे हो तो इसमें थर्ड फैक्टर आप ऐड करो, क्योंकि आंसर एग्जाम में तीनों को लिखना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर हो जाएगा इसमें, सॉरी, तीसरा फैक्टर आप लिखोगे रेजिस्टिविटी। ठीक। तो तीनों चीज़ें आ गई, रो भी आ गया, एल भी आ गया, ए भी आ गया। ठीक। अब जो जनरली कंडक्टर्स रहते हैं ना, गुड कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, whatever मेटल्स, जनरली मेटल्स, एल्यूमिनियम भी रहता है इसमें। ठीक। ग्राफाइट इज़ ए नॉन मेटल बट इट्स स्टिल गुड कंडक्टर। एनीवेज लेट्स नॉट गो इन केमिस्ट्री। सो ये सारे जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी इज़ वेरी वेरी लेस, मतलब 10 to the power -8 -12 इस ऑर्डर में रहती है। तो बहुत कम वैल्यूज़ है, मतलब हार्डली एनी रेजिस्टेंस दे ऑफर, राइट। जनरली वी यूज़ होम वायरिंग के लिए हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप सिल्वर के वायर लगा सकते हैं, अगर मैं गोल्ड भी लगा सकते हैं वैसे तो, अगर पैसे ज़्यादा है तो, है ना। ओके। तो कॉपर इज़ अ बेस्ट थिंग, इतना महंगा भी नहीं है, कमर्शली वायबल है। कमर्शली वायबल मतलब इतने पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, प्लस अपने को काम में चल जाता है। ठीक है। नाउ रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एज सच कि रेजिस्टिविटी को किसी डिफाइन कैसे करेंगे, ये पहले आप तो रो इज इक्वल टू, अगर हम लिखें RA/L, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। यहाँ पे इफ अब थोड़ा 10 मिनट तक मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान से सुनना। इफ हम A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, मतलब एक वायर उठाएं, एक मटेरियल का, मतलब कॉपर का एक वायर उठाएं, जिसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 ले लें, और इसकी लेंथ भी हम 1 मीटर ले लें, तो रो क्या आ जाएगा, R इंटू 1/1। तो यहाँ से रो आ जाएगा R, रो इज इक्वल टू R। मतलब रेजिस्टिविटी को एक तरह से डिफाइन किया सकता है
रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे ये कॉपर है, तो मैं टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव मैं कॉपर का नाम दे रहा हूँ, बट दिस इज जनरल डेफिनेशन. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कैन बी डिफाइंड एज resistance of a copper wire of 1 cross section area and 1 meter length. 1 meter cross section area and 1 meter length. मतलब अगर किसी ने बोला कि कॉपर की रेजिस्टिविटी निकालनी, पता करनी, तो अब क्या करोगे कि एक काम करते हैं, एक कॉपर का वायर लेके आते हैं जिसकी लेंथ क्या हो, 1 मीटर ला सकते हैं, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ये हो. इसका रेजिस्टेंस आप अगर किसी तरीके से मेजर कर लो तो वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी. अब बोलोगे इतना इसमें हम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, रेजिस्टिविटी को निकालने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेन काम हमें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस से मतलब है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है. तो ये तो खाली एक प्रॉपर्टी है, इसको इतना हाई वेटेज क्यों दिया जा रहा है? गाइज, आप ये सोचो कि ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला रो एल बाई ए. दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द वायर. आप कॉपर के भी 2 वायर ले आओ. इफ यू टेक 2 वायर्स ऑफ कॉपर, 2 कॉपर वायर्स, एक इतना है और एक ऐसा है, थोड़ा लंबा और थोड़ा सा ब्रॉड थिकर है, तो दोनों कॉपर के, बट दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे. दोनों के रेजिस्टेंस अलग, क्यों? कॉपर के होने के बाद भी दोनों के रेजिस्टेंस अलग होंगे. लेकिन एक बार देख के लगता है ना, यार कॉपर के दोनों हैं तो कोई तो चीज़ इनकी सेम होगी. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कोई तो प्रॉपर्टी इनकी सेम होनी चाहिए जो सिर्फ मटेरियल से ड्रिवन हो. एक ऐसी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की जो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती हो, डायमेंशंस पे ना डिपेंड करती हो, तो वो है ये रो. क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी में आपने क्या कर दिया है, डायमेंशंस को फिक्स कर दिया है. कैसे फिक्स कर दिया है? आपने बोला है कि भाई लेंथ 1 मीटर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 ही होगा, ये आपने फिक्स कर दिया. तो रेजिस्टिविटी किसी भी कॉपर वायर की सेम होगी, चाहे आप लंबा ले आओ, छोटा ले आओ, मोटा ले आओ. आ रही बात समझ में? मतलब रेजिस्टिविटी, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, उस पर क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले. रेजिस्टिविटी इज सेम फॉर all wires made from same material. मतलब एज लॉन्ग एज कॉपर का वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी. क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी में आपने बोल दिया है कि 1 मीटर लेंथ और 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये फिक्स हो गया. वाइल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ और एरिया पे, तो ये अलग अलग हो सकता है. रेजिस्टेंस depends on dimensions. इसको बिल्कुल आप ऐसे समझो कि आप लेट्स से आप कुछ कहते ना कि मान लो आप एक प्रॉपर्टी में फ्लैट बुक करने गए, तो बिल्डर आपको एक रेट बोलता है कि इतने रुपए स्क्वायर फीट. इतना तो आपने अपने मम्मी पापा को बात करते सुना होगा, डेफिनेटली सुना. आज के लिए बड़ा हॉट टॉपिक होता है, चलो वहाँ लेते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपने ही बात करते सुना होगा, अरे ये महंगा है, ये सस्ता है, यहाँ 3000 रुपये स्क्वायर फीट है, पिंपला सौदागर में 11000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया है, ये हो गया है. तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ का रेट पिंपला सौदागर का सिर्फ पिंपला सौदागर पर डिपेंड कर रहा है कि पर स्क्वायर फीट कितना है, 6000 है कि 8000 है, 6000 है कि 8000 है. लेकिन अब आप जब इंडिविजुअली कोई फ्लैट लेने जाओगे तो उस फ्लैट की डायमेंशंस, तो वो चीज़ डिपेंड कर जाएगी वो कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है. समझ रहे हो? सो किसी एरिया का रेट डिफाइन करना मतलब उसका जो प्रिवेलिंग पर स्क्वायर फीट रेट है उस पर बात करते हो आप. दैट डिफाइंस कि वो एरिया कितना कॉस्टली है या कितना वायबल है. लेकिन जब उसमें आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो फ्लैट के लिए कैलकुलेशन के लिए आपको उसकी और चीज़ें भी आ जाती हैं कि फ्लैट का एरिया कितना है, उसमें एमिनिटीज़ कितनी है, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, ये सब है कि नहीं है. राइट, होता है कि नहीं होता है? तो रेजिस्टिविटी वो पर स्क्वायर फीट है जो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा फ्लैट आप खरीद रहे हो, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप पिंपला सौदागर में खरीद रहे हो.
ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो फ्लैट हो गया जो आपको खरीदना है। मतलब कि जब आप एक कॉपर के एक्चुअल वायर की बात करोगे, हमें ये वायर चाहिए, तो उसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, उसकी एक डेफिनेट थिकनेस होगी, तो उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस निकलेगा, उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस निकलेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो कॉपर का वायर कितना मोटा है कितना लंबा है। रेजिस्टिविटी ऑलवेज ऑल कॉपर वायर्स की सेम होगी। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो हर एक मटेरियल के अलग अलग असाइन कर दिया है। यस, हाँ, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग हो सकती है, कॉपर की सिल्वर की अलग हो सकती है, मतलब पिंपले सुधाकर से वाकड़ कैरेट अलग हो सकता है, राइट। लेकिन फिर ऐसा मान लो पूरे पिंपले सुधाकर का फिक्स है, वो चेंज है, अलग अलग साइजेस के फ्लैग तो अलग अलग रेट। तो ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टिविटी अ प्रॉपर्टी ड्रिवन ओनली बाय द नेचर ऑफ मटेरियल और द टाइप ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर आप किस एरिया में फ्लैट ले रहे हो तो उस फ्लैट का कॉस्ट उस एरिया पर डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ में उसके डायमेंशंस पे, उसकी बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत घुमाया जाएगा, तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपको बस देखना है कि पूछा क्या जा रहा है और डायमेंशंस क्या क्या। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस में करेंगे हम लोग, बट ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, डिफरेंस क्या है सबको। यहाँ पे आपने लिखा है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट वेयर द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन तो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि वो दोनों सेम, दोनों सेम है। यस यस यस, तो बाकी जगह रेजिस्टिविटी सेम ही होगी बट रेजिस्टेंस बदलता है। रेजिस्टेंस बदलता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। आप बिल्कुल वैसे रिलेट करो ना कि मतलब कहीं ना कहीं जो एग्जांपल मैंने आपको दिया हो पर स्क्वायर फीट रेट, दैट विल बी सेम फॉर ऑल पिंपले सुधाकर फ्लैट्स। वो हालांकि थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सबका सेम होगा, मे बी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, पॉश है, अंदर कहीं गली में चले जाएंगे उतना पॉश नहीं होगा, बट उसको हटा दो आप, यूजुअली इट इज़ फिक्स्ड, राइट। फिर तो वो चीज़ रेजिस्टिविटी हो गई, दैट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द एरिया। और जब आप सही में कुछ खरीद रहे हो, मतलब जब सही में कॉपर का वायर लेके आ रहे हो मार्केट में, तो वो कॉस्ट आपका, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसकी डायमेंशंस पर। तो दिमाग में बात क्या जानी चाहिए, दिमाग में बात ये जानी चाहिए, रेजिस्टिविटी इज़ अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, कॉपर है कि सिल्वर है क्या है। रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कॉपर का है सिल्वर का, उस पर डिपेंड करेगा, प्लस उसकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? ओके। बाय द वे, रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, रेजिस्टिविटी, ये कहीं नोट्स में लिखना है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। गाइस, ये सब चीज़ें ना दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, क्योंकि इफ़ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ सेम है, इसको हम रेजिस्टेंस लेके तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टिविटी, रो। सर, तो एक्सपेरिमेंट है, मतलब आपने बोला कि वो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए समझे 1 मीटर स्क्वायर का काम वो एंड 1 मीटर का लिया, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस निकाला फिर उसका। यस, अभी पढ़ेंगे वो, अभी पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ओम्स लॉ, आज नहीं स्टार्ट हो पाएगा। ओम्स ने वही किया था, इसीलिए रेजिस्टेंस का यूनिट भी उसके नाम पे दिया। ठीक है, वो पढ़ने वाले। ठीक है, ओके। अब इसमें टिपिकली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। पहला तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको दे विल गिव यू रो फॉर अ मटेरियल, दे विल गिव यू लेंथ, दे विल गिव यू एरिया एंड दे विल आस्क यू फाइंड आर। सो विल प्लग इन द वैल्यूज ऑफ रो एल ए। अच्छा, रो एल ए, रो कहाँ से आएगा? रो स्टैंडर्ड टेबल है एक, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में एक अपनी बुक में एक टेबल मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉमन, अभी आपको दिखा दूंगा। ये एक कॉमन टेबल है जिसमें वैल्यू लुकअप कर सकते हो, लेकिन क्या आपको ये सब वैल्यूज़ याद रखनी है? नो। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस में रो गिवन होगा, ठीक है। लेंथ आपको गिवन होगी, एरिया आपको गिवन होगा, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना होगा ये वैल्यूज़ प्लग इन करके। अब ये हो सकता है दे कैन प्ले विद द वेरिएबल्स, दे माइट गिव यू रेजिस्टेंस, they might give you length and area and they might ask you to find rho, but this is just playing with the variables, है ना। तो वो कर सकते हैं वो लोग। एक क्वेश्चन तो ये सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं।
क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू प्लग इन करना होता है, निकालना। मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस नहीं सिंपल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉपर वायर्स हमको दिए हुए हैं। हमको 2 कॉपर्स वायर दिए हुए हैं, ए और बी, ठीक है। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। एक स्टेटमेंट लिखा ये हुआ है। फिर लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी, ठीक है। अपने को ये दिया हुआ है आर ए इज 10 ओम, फाइंड आर बी, ठीक है। ऐसे नहीं समझते इसको, ठीक है। आंसर पे मत जाओ अभी। एक रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा पूछा। पहली बात तो आपने लिखा कि उसने क्या बोला, दोनों कॉपर के वायर है। इसका मतलब इसका भी रो होगा, क्योंकि रो ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा कि दोनों का सेम होगा। अब अगर हम आर ए को लिखते तो हम लिखते रो एल ए बाई ए, राइट, ओके। अगर हम आर बी को लिखते तो क्या लिखते, रो, कोई डिफरेंस नहीं, एल बी अपॉन ए बी। वायर जो होते हैं, मैं ये जगह यूज़ कर रहा हूँ, वायर जो होते हैं हमारे पास वो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है। तो अगर आपको इसका रेडियस दिया हुआ है, ये सर्कल है, तो एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर। ये अपना ध्यान रखना पड़ेगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब चलो जरा कुछ वैल्यूज़ डालते हैं इसमें। आर ए अपने को क्या दिया था, अब पहले सिर्फ देखो आप, है ना, सॉल्व मत करो, सॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा। आर ए को डाला मैंने 10, रो मुझे नहीं पता है, जो भी है रहने दो। एल को मैंने बोल दिया कि चलो भाई, ये बोला लेंथ ऑफ ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो बी की लेंथ हम एक्स ले लेते हैं, बी की हम ले लेते हैं लेंथ एक्स, एल बी हम ले लेते हैं एक्स, तो एल ए हो गया 2x। और दूसरा आर ए हम ले लेते हैं कुछ y, ठीक है। तो आर बी क्या हो जाएगा, 4y, नहीं 2y। एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ ए इज़ हाफ, तो ए इज़ हाफ, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक। ये कर लिया हमने, रेडियस की बात हो रही है, वैल्यूज़ डालेंगे। तो आर ए लिखा मैंने, रो एल ए क्या था 2x अपॉन एरिया ऑफ ए दैट विल बी पाई आर ए स्क्वायर, मतलब पाई वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया अपना 2 रो एक्स अपॉन पाई इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया 10। अब हमें निकालना था आर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रो सेम रहेगा क्योंकि दोनों कॉपर के वायर हैं, एल बी यानी कि हुआ x, पाई तो यार पाई रहेगा, आर बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, मतलब ये आ गया रो x अपॉन 4 पाई वाई स्क्वायर। अब आप सोचोगे इतने सारे वेरिएबल हैं और निकालना है आर बी। ध्यान क्या देना है कि ऐसे इक्वेशंस में आपको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो 10 अपॉन आर बी इधर आएगा, और यहाँ पे जो बेकार के जो बाराती हैं जो खाना खाने आते हैं, सिर्फ जो नहीं भी आएंगे तब भी शादी हो जाएगी, तो वो जो बाराती हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। आप डिवाइड करोगे तो जो आपने इंट्रोड्यूस किए वेरिएबल्स दे विल ऑल गेट नॉक्ड ऑफ। तो लेट्स जस्ट डिवाइड दिस। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि आर बी निकालना है तो इसलिए हम लोग आर बी अपॉन आर ए कर लेते हैं। आर बी अपॉन आर ए मतलब 10, ये हुआ LHS। ये ध्यान रहे मैथ्स का पार्ट है थोड़ा सा। अब आर बी क्या था, रो एक्स अपॉन 4 पाई वाई स्क्वायर अपॉन ये चीज़
तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 5 वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 रो एक्स। अब वक्त आ गया है हैप्पी बर्थडेज का। सभी कट गया, तो यहाँ से आ गया आर बी अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/4 आया, 1/8, 1/8। तो आर बी यहाँ से आ गया माय डियर फ्रेंड्स 10/8 या फिर 5/4 या फिर 1.25 ओम। ये प्रोसेस को समझो पूरा, ये मैंने आपको थोड़ा सा जेनरिक प्रोसेस समझाई है। जब दो कॉपर वायर अलग अलग डायमेंशंस के दिए हैं, एक का रेजिस्टेंस दिया है और दूसरे का पूछा है, तो आपने क्या किया। अभी इतना कॉम्प्लेक्स आपको शायद एकदम स्टार्टिंग में नहीं आएगा। वो आपको पूछेंगे क्या, पूछेंगे कैसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस तरीके के पूछेंगे। वायर ए, वायर बी, ठीक है, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ठीक है। वायर ए लेंथ इज डबल ऑफ बी, ठीक है, और आपको दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ बी 5 ओम। बस अब पूछा आर ए बताओ। दोनों कॉपर के हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात ही नहीं करी। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वो बात ही नहीं कर रहा है तो आप उसको सेम ही लेके चलोगे, उसको आप सेम लेके चलोगे क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा है। वो अगर अच्छा प्रॉब्लम बनाने वाला होगा तो शायद लिख भी देगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा लॉजिकली सोचना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ आएगा। आपने क्या दिमाग लगाया कि दोनों वायर कॉपर के थे तो रो सेम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए सेम था, रो सेम था, तो इसका मतलब क्या है, R L के साथ प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और उसी का डबल वायर ले लिया तो 10 ओम हो जाएगा, तो RA विल बी 10 ओम। ये चीज़ हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस MCQ में 1 मार्क के आते हैं, तो थोड़ा ये भी हैबिट होनी चाहिए। अब मान लो उसने ऐसा बोल दिया, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन कर दिया, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन कर दिया। A वायर, B वायर, कॉपर कॉपर, इसमें बोला लेंथ ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। फिर बोल दिया रेडियस ऑफ A इज हाफ दैट ऑफ B, और आपको दे दिया RB इज, यहाँ पे दे दिया कितना दे दिया, चलो 10 ओम था, इसे 5 ओम था, 5 ओम ले लेते हैं इसमें, ठीक। अब सुनो, आपको दोनों के इफेक्ट अलग अलग देखने हैं। पहले इसको भूल जाओ, लेंथ ए की डबल है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस RA डबल होना चाहिए था, राइट, डबल होना चाहिए था एज RB, क्योंकि R इज इक्वल टू रो इंटू L, तो ये L से प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे A सेम नहीं है। एरिया देखो, रेडियस पे बात कर रहा है, रेडियस A की हाफ है, रेडियस हाफ होने से एरिया 1/4 हो जाएगा। ऐसे सोचना है अपने को, रेडियस हाफ होने से एरिया 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब एरिया चूंकि नीचे रहता है रो L बाई A, तो एरिया नीचे है, तो ये 4 के फैक्टर से, 1 मिनट, 1/4 के फैक्टर से होगा, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो 8 टाइम्स RB, तो मतलब 8 इंटू RB आपको दिया था 5, ये 40। लेंथ का फैक्टर ऊपर आया डबल, एरिया का फैक्टर नीचे गया, तो समझो एरिया के फैक्टर में क्या होगा, जब एरिया कम होगा तो उतने ही टाइम्स रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएगा। वायर थिन हो गया, वायर देखो रेडियस जब हाफ हुई ना तो A मतलब थिन भी हो गया। तो ये क्या कहानी क्या हुई है, इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक वायर था B, कुछ ऐसा दिखने वाला, और वायर A कुछ ऐसा रहा होगा,
इस तरीके। तो ये दोनों तरफ से मार आ गई, ये रोड लंबी भी हो गई पतली भी हो गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये था RB, ये था RA। लेंथ इसकी डबल बोली आपको और रेडियस हाफ कर दी, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि दोनों हैं कॉपर के, रेजिस्टिविटी सेम है, तो इसलिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्गर एंड थिनर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस, शॉर्टर बट थिकर वायर्स विल हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लो होगा रेजिस्टेंस, ये हाई होगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सिखा रहा हूँ, थोड़ा स्क्वीज़ कर रहा हूँ सेशन को, क्योंकि ये चीज़ें एक ही बार में समझ में आती हैं। अलग अलग सेशन में हम लेके जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे दिमाग से आप। तो हर क्वेश्चन को, ये मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल कराया लाइव, और यहाँ पे बता रहा हूँ मैं थ्योरी का एक पंच। ये क्वेश्चन क्या है, सेम मटेरियल के 2 वायर, एक डबल है और रेडियस में हाफ है, लेंथ में भी डबल है और रेडियस में भी हाफ है, मतलब लंबा भी है और थोड़ा पतला भी है, लॉन्गर एंड थिनर। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। कैसे? 2 का इफेक्ट आया डबल लेंथ की वजह से, और चूंकि एरिया उसका 1/4 हुआ तो वो 4 ऊपर जाके और मल्टीप्लाई कर, तो 8 टाइम का फर्क आया। आ रही बात समझ में? अब इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट पे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक हमारे पास कॉपर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस R = 5 ओम। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया और थिन कर दिया, तो क्या हो गया, स्ट्रेच थिन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो, ऐसा कर दिया इसको। इसी वायर को, कोई और वायर जोड़ा नहीं है इसमें, इसी को बस खींच के लंबा कर दिया। ठीक है, n टाइम्स। तो ये लेंथ अगर L थी तो नई लेंथ इसकी L' n टाइम्स है, मतलब इसको n टाइम्स हमने खींच के लंबा कर दिया। पूछा अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, तो पहले तो इसका प्रोसेस समझ लो, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा आपको रिजल्ट भी याद रखना है, क्योंकि MCQ में सीधा रिजल्ट लगाओगे। ठीक, देखो एक चीज़ याद रखो कि आपको ये तो दे दिया गया है, लेंथ का रिलेशन आपको दे दिया गया है कि n टाइम्स हो गई है, बट व्हाट अबाउट एरिया? अगर ये एरिया A था तो ये A' क्या होगा, ये अपने को, तो इसका तरीका ये है, कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि मटेरियल का जो वॉल्यूम है, आपने इसको खींचा तो नया वॉल्यूम तो कहीं से आया नहीं, वही वॉल्यूम ज़्यादा स्प्रेड हो गया, तो वॉल्यूम हियर = वॉल्यूम हियर ओवरऑल। जो कॉपर का जितना कॉपर आपके पास यहाँ है उतना ही कॉपर आपके पास यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे भाई A × L, मतलब ये पहले का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हुआ। दिस विल बी इक्वल टू A' × n टाइम्स L, क्योंकि नई लेंथ हो गई है NL, तो यहाँ से L से L का हैप्पी बर्थडे होगा और A' आ जाएगा आपके पास A/n, तो ये n टाइम्स पतला भी हो जाएगा। मतलब ये तो आपने लंबा किया, वो तो आपने खुद से किया, ठीक है, लेकिन पतला हो गया इवेंचुअली, क्योंकि आपको जब खींचा इसको तो साथ साथ में पतला भी हो गया। अब इसे कॉल्ड डबल वैमी, एक तो बेचारा लेंथ भी ले गया और थोड़ा सा पतला भी हो गया, मतलब रेजिस्टेंस में डबल इम्पैक्ट आएगा। तो वो कैसे आएगा, R' विल बी इक्वल टू, रो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको खींचने से कॉपर ही रहेगा, कॉपर गोल्ड नहीं बन जाएगा, काश ऐसा होता है ना, तो ये तो रो ही रहेगा। ठीक है, L की जगह आएगा L', A की जगह आएगा A', रो सेम रहेगा। फिर आप क्या लिखोगे, रो L' विल बी n टाइम्स L, A' विल बी A/n, ये n इससे जाके जुड़ जाएगा तो आ जाएगा n², रो L/A। बट हैंग ऑन, रो L/A क्या था, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस, तो रो L/A कितना हो, 5 ओम हुआ, क्योंकि वो तो पुराने वायर का रेजिस्टेंस था, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स n²। तो पहले तो आपने ये प्रोसेस समझ ली, हाँ सॉरी रेजिस्टेंस। अब आपने क्या समझ लिया कि एक तो ये प्रोसेस, दूसरा ये रिजल्ट। अगर आप किसी वायर को n टाइम से स्ट्रेच करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस
n स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा। अगर आपको ये सीधा रिजल्ट भी याद है तो भी काफ़ी है। मैं 5 मिनट ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, ओके। सो n स्क्वायर टाइम से इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक वायर है, कॉपर का वायर, किसी का भी वायर हो, कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड 3 times, its new resistance 9 times, new resistance 3 into 3 times, मतलब 9 times। ये आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो MCQ होंगे, तो MCQ ऐसे नहीं पड़ जाएंगे। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब आप अभी स्ट्रेच कर रहे हो सकता है कि आप इसको कंप्रेस कर दो, तो इसका उल्टा इम्पैक्ट होगा। तो वो आज नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेचिंग का केस एटलीस्ट आप याद रखो। बट कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट ठीक है, दैट इज़ अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि इतनी ईजी नहीं है। स्ट्रेच करना ईजी है, तो आप समझ जाओ जितने टाइम स्ट्रेच करोगे उसके स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, तो कपल ऑफ थिंग्स हियर। पहली बात तो आपने देख लिया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, ये याद रहना चाहिए हमको। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द वायर। रो इज इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। ठीक है। तीसरी चीज़, आर की यूनिट है ओम, रो की यूनिट है ओम मीटर। एंड दीज वर सम एग्जाम्पल्स। ये आपको टिपिकली क्वेश्चन आएंगे, और कभी कभी सिंपल डायग्राम क्वेश्चन आते हैं। वो बोलेंगे कि कॉपर या मान लो सिल्वर के 2 वायर ले लिया हमने, ठीक है, एक हमने वायर ले लिया ऐसा, एक वायर ले लिया ऐसा, एक वायर ले लिया ऐसा, ठीक है, और एक वायर कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ऐसा, ठीक है, इसको बोल दिया वायर A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम असेंडिंग, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। D सबसे लो, यस, फिर B, A और फिर C। समझ गए आप लोग? तो अब ये क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे। तो आपको देखना है कि इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है भाई। ये सबसे पतला सबसे लंबा हाईएस्ट, तो यहाँ पे आ गया C। ये वाला सबसे मोटा और सबसे छोटा, तो D और B और ऐसा ऑर्डर। इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी, आप उसको जज कर पाओ। किसी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक बार आपने समझ लिया दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। आज का टेक अवे क्या है अपना? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो इस पे होगा, जो आज ये बात कर रहा था सिद्धांत की, आर के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट आर एज सच एक्सपेरिमेंटली, उसके लिए हम जाएंगे ओम्स लॉ पे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। रिवाइज दिस